भूमिका प्रजापति। सो एज यू ऑल नो, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में दिल्ली सल्तनत पार्ट 1 डिस्कस करा था, ठीक है। उसमें हम लोगों ने सिर्फ 2 मेन डायनेस्टीज के बारे में डिस्कस करा था, वो थी स्लेव डायनेस्टी और दूसरी थी खिलजी डायनेस्टी, राइट। तो हम लास्ट के लेक्चर में सिर्फ इन 2 डायनेस्टीज को डिस्कस कर रहे थे दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। आज के लेक्चर में हम जो रिमेनिंग डायनेस्टीज है, दैट इज सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो इन डायनेस्टीज के जितने भी इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उन सभी को देखेंगे, उनके इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स, इंपॉर्टेंट वर्क, सभी को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो ऑब्वियसली हम लास्ट लेक्चर में स्लेव डायनेस्टी एंड खिलजी डायनेस्टी देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग तुगलक डायनेस्टी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो हम तुगलक डायनेस्टी के जितने भी इंपॉर्टेंट रूलर्स है उसको 1 बाय 1 चेक करते हैं, ठीक है। अब आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि इतने सारे रूलर्स के बारे में हमें पढ़ना है, हमें इन सभी रूलर्स के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें सिर्फ पढ़ना है गियासुद्दीन तुगलक के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में, और इस डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे दैट इज नसीरुद्दीन महमूद, इनके बारे में देखना है, ठीक है। क्योंकि यही इंपॉर्टेंट रूलर्स है इस डायनेस्टी के, इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है, अचीवमेंट्स है, जिसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो स्लेव डायनेस्टी है, ठीक है, इसको ममलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है, ठीक है, और इल्बरी डायनेस्टी के नाम से भी ये जाने जाती है, ठीक है। सिमिलरली जो तुगलक डायनेस्टी है इसे करोना टर्क या करोना डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बिकॉज ये जो डायनेस्टी है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको करोना टर्क कहा जाता है बिकॉज जो फादर थे गाजी मलिक के, वो करोना टर्क से उनका ओरिजिन था, ठीक है। इसी कारण से इसको करोना टर्क डायनेस्टी या फिर करोना डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सो पहली चीज, तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो वो थे गियासउद्दीन तुगलक, ठीक है, जिनको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों नाम आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी गियासुद्दीन तुगलक, जिन्हें गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें आ जाएगी, इन्होंने बेसिकली एक फोर्ट बनाया था तुगलकाबाद नाम का, जो कि दिल्ली के पास में था। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है, ठीक है, क्या कि गियासुद्दीन लेड द फाउंडेशन ऑफ तुगलकाबाद, दैट वाज अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट नियर दिल्ली, राइट। इसके अलावा गियासुद्दीन तुगलक का जो बेटा था उसका नाम था जूना खान, ठीक है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाने जाते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी, इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम। बाकी ये जो है गियासुद्दीन तुगलक ने उनके जो पुत्र थे जिनका नाम है जूना खान, ठीक है, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, उनको बेसिकली वरंगल भेजा था, अलग अलग जो है वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए उनको वरंगल एंड मदुरई भेजा गया था, ठीक है। इसके अलावा उनका जो एक सूफी सेंट थे जिनका नाम है निज़ामुद्दीन औलिया, उनके साथ इनके रिलेशंस जो है कुछ अच्छे नहीं थे, ठीक है। इन्हीं ने कहा था, जब इन्होंने कहा था कि ये इन लोगों को ग्रांट्स देना जो है बंद कर देंगे, तो निज़ामुद्दीन औलिया ने उनसे कहा था, जब वो बंगाल में एक एक्सपीडिशन पे गए हुए थे, तब निज़ामुद्दीन औलिया ने ये कहा था कि दिल्ली दूर नहीं है, ऐसा कहा था उन्होंने गियासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो जब वो बंगाल से रिटर्न आ रहे थे तब उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब इसके पीछे अलग अलग कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि उनके बेटे के कारण ही उनकी डेथ हुई है, ठीक है, उनके बेटे ने ही उनके अगेंस्ट जो है कॉन्स्पिरेसी रचाई थी। तो अलग अलग बातें उनके बारे में कही जाती है, ठीक है। दूसरी आपको मेन चीज़ बस ये याद रखनी कि ही वॉज नॉट हैविंग कॉर्डियल रिलेशंस विद सूफी सेंट जिनका नाम है निज़ामुद्दीन औलिया, ओके। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो इन्होंने गाजी टाइटल, ही टुक गाजी टाइटल, दूसरा इन्होंने इरिगेशन जो है फाइनली करवाना स्टार्ट करा था। तो ये पहले सुल्तान थे जिसके टाइम से इरिगेशन होना शुरू हो गया था, ठीक है। आमिर खुसरो, उन्होंने उनके नाम पर एक बुक लिखी हुई है, तुगलक नामा उसका नाम है, और जिसमें गियासुद्दीन तुगलक की डायनेस्टी कैसे राइज हुई है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। एंड अभी बता चुकी हूँ 1325 में जब वो बेसिकली रिटर्न कर रहे थे फ्रॉम बंगाल कैंपेन, ठीक है, वहाँ से रिटर्न करते वक्त उनके सर पर बेसिकली एक आर्क जैसा था, या एक वुडन आर्क बेसिकली कंस्ट्रक्ट किया गया था। वो आर्क या वो पेविलियन जो है उनके सर पे गिर गया, जिस कारण से उनकी डेथ हो गई, ठीक है। क्यों कहा जाता है कि उनके बेटे ने ये कॉन्स्पिरेसी रची थी उनको मारने के लिए, या उनके बेटे की वजह से उनकी डेथ हो गई, ये इसलिए कहा जाता है बिकॉज वो जो पेविलियन या वो जो आर्क उनके सर पे गिरा था ना, दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय हिज सन जिनका नाम है जूना खान,
ठीक है। सो ये चीज़ आप लोग याद रखना। सो वह बंगाल कैंपेन करने गए थे और बंगाल कैंपेन उनका सक्सेसफुल रहा था, तो रिटर्न में उनके लिए एक सेरेमनी टाइप रखा गया था, ठीक है। तो उस सेरेमोनियल एंट्री में एक आर्क जैसा उनके सर पर था, वो उनके सर पर गिर जाता है, ठीक है, जिस कारण से उनकी डेथ हो जाती है। एंड इसके बाद उनका बेटा, जिनका नाम जूना खान है, जिनको मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है, वो थ्रोन पे बैठते हैं। तो क्या क्या याद रखना है आपको गयासुद्दीन तुगलक के बारे में? पहला, ऑल्सो नोन एज गाजी मलिक। दूसरा, तुगलकाबाद नाम का एक फोर्ट जो है उन्होंने बनाया था, ठीक है। उनके बेटे का नाम जूना खान था। उनके निज़ामुद्दीन औलिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे। उन्होंने गाजी टाइटल जो है होल्ड करा था। उन्होंने, ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने इरिगेशन जो है स्टार्ट करवाया था, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को किसके बारे में याद रखनी है? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ मोहम्मद बिन तुगलक। अब मैं क्यों कह रही हूँ कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, वो इसलिए बिकॉज पूरी दिल्ली सल्तनत में अगर कोई ऐसा रूलर था जो काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा था, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था, बहुत नॉलेज थी, वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद भी वो एक स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं थे या एक ऐसे रूलर नहीं थे जिसको लोग जिसको देख के इंस्पायर हो, इन्फ्लुएंस हो। ही वॉज, उसके पास बहुत नॉलेज थी बट ही वॉज एन इडियट, ठीक है। ऐसा उनके बारे में कहा जाता है कि इतनी नॉलेज थी उनके पास बट वो डिसीजंस जो भी लेते थे उन्हें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे, या तो वो कुछ बहुत ज़्यादा स्टूपिड डिसीजंस ले लेते थे, जिस कारण से वो हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। क्लियर? तो इनके बारे में वन बाय वन हम चीज़ें देखेंगे। हम देखेंगे कि वो कौन से 5 डिसीजंस इन्होंने लिए थे जिस कारण से इनको जो है इतने इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी माना जाता है। ये माना जाता है कि उनके इन डिसीजंस के कारण तुगलक डायनेस्टी जो है काफ़ी ज़्यादा एक ख़राब सिचुएशन में आ गई थी, ठीक है। तो हम वन बाय वन सारी चीज़ों को अब डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो his reign marks the zenith of Delhi Sultanate but also saw the beginning of disintegration, ठीक है। देखो, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत नॉलेज थी, ठीक है। डिसीजंस कह सकते हो कि अच्छे भी लिए, उसके पीछे सोच अच्छी थी, ठीक है, बट वो प्रॉपरली उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता था। तो एक पॉइंट था जब उसके टाइम पर तुगलक डायनेस्टी वाज ऑन पीक, ठीक है, बट स्लोली उनके स्टूपिड डिसीजंस के कारण डिसइंटीग्रेशन जो है होने लगा या तुगलक डायनेस्टी वीक होने लगी, ठीक है। सो मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनालिटी है मिडाइवल इंडिया के, ठीक है। ही वॉज लर्नड, कल्चर, टैलेंटेड प्रिंस, बट ही गेन्ड अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग मर्सिलेस, क्रूअल एंड अनजस्ट। इसके साथ इडियट वर्ड भी आप लोग ऐड कर दो, ठीक है। ऐसा कहना नहीं चाहिए बट थे वो। नाउ ही वॉज वेरी टॉलरेंट इन रिलीजियस मैटर्स, ठीक है। रिलीजियस मैटर्स के मतलब वो रिलीजन के नाम पर कोई उनका वो बहुत कट्टरवादी नहीं थे, काफ़ी टॉलरेंट थे। His innovative reforms brought his bad name as they were not executed properly, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, विजयनगर एंड बहमनी जो है दे एमर्ज, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। इब्ने बतूता एक मोरक्कन ट्रैवलर थे, वो तुगलक डायनेस्टी के टाइम पर ही भारत आए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन से रूलर के टाइम पर इब्ने बतूता जो है वो भारत आए थे। तो इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर भारत आए थे और एक मोरक्कन ट्रैवलर है और इनकी बुक जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज़ किताब उल रहला, या फिर डायरेक्ट आपको रहला लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है इब्ने बतूता की। किसके टाइम पर आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है। इन्होंने जहानपना नाम की एक सिटी जो है उसे ऐड करा था दिल्ली में, ठीक है। अब इसके बाद हम इनके इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स या उनकी डिसीजंस जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को याद करने वाली चीज़ सिर्फ मेन ये है कि इब्ने बतूता इन्हीं के टाइम पर आए थे दिल्ली सल्तनत में या भारत आए थे, एक मोरक्कन ट्रैवलर थे और उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है रहला। क्लियर? अब हम बात करते हैं इनके डिसीजंस की, ठीक है। इन्होंने 5 मेन जो है डिसीजंस लिए थे। पहला डिसीजन इनका ये था टोकन करेंसी का। इन्होंने क्या करा, इन्होंने यूँ सोचा कि यार मुझे ना मेरे गोल्ड कॉइन्स जो है ना, मेरे पास जो गोल्ड के सिक्के होते थे या जो मेरे सिल्वर कॉइन्स है, मुझे क्या करना है, उनको बचा के रखना, उनको रिजर्व करके रखना है। इसलिए ही डिसाइडेड कि वो कॉपर के कॉइन्स को क्या करेंगे, इशू करेंगे, ठीक है। अब कॉपर के कॉइन्स इशू होने लगे बट इसमें ये प्रॉब्लम आई कि लोग ना घर घर में इस कॉपर के कॉइन को इशू करने लगे, खुद से बना के जो है कॉइन को क्या करने लगे, सर्कुलेट करने लगे। बंदे की सोच क्या थी कि कॉपर के कॉइन जो है हम उसे इशू करेंगे, उसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करेंगे तो मार्केट में ना थोड़ा सा मनी आ जाएगा, ठीक है। ये सोच काफ़ी अच्छी थी,
राइट। बट प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पर गोल्ड स्मिथ जो है खुद से पैसे जो है छापने लगे, करेंसी जो है छापने लगे, जिस कारण से मार्केट में जो ये जो फ्लो होना चाहिए प्रॉपरली कॉइन्स का, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट आ गई। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, जिस कारण से उनको इन कॉपर के जो कॉइन्स इशू करे थे उनको बंद करना पड़ा था। एंड उन्होंने ये तक कहा था कि जिनके पास ये कॉइन्स है वो उनको रिप्लेस करके सिल्वर के कॉइन्स दे देंगे। ठीक है, जिस कारण से उनकी पूरी ट्रेजरी क्या हो गई, खाली हो गई। राइट, तो देखो सोच अच्छी थी। ठीक है, अपने गोल्ड कॉइन्स और उसको जो है वो रिजर्व करके रखना चाहते थे और इसको सर्कुलेट करना चाहते थे मार्केट में। ठीक है, कॉपर कॉइन्स को, बट उसका रिजल्ट जो है अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, क्यों रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ? बिकॉज उनको एक मोनोपोली स्टैब्लिश करनी थी या एक लॉ लाना था कि भैया ये जो कॉपर के सिक्के हैं ये सिर्फ उनकी जो गवर्नमेंट या उनके साथ जो भी काम कर रहा था सिर्फ वही लोग इशू करेंगे। ठीक है, ये चीज़ जो है उन्होंने एक गलती करी, तो इस कारण से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो ये पहली उनकी गलती थी या गलत डिसीजन था, दैट वाज टोकन करेंसी। ठीक है, सो ही इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी या कॉपर कॉइन्स। हिज मेन एम वॉज टू सेव प्रेशियस मेटल जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है, और वो दूसरे मनी को क्या करना चाहते थे, मार्केट में सर्कुलेट करना चाहते थे। क्लियर? इसके अलावा फॉर दिस रीजन जो कॉपर कॉइन्स है उनको इशू किया गया एंड दे हैड सेम वैल्यू एज सिल्वर। ठीक है, उसके पहले जो टंका कॉइन इशू किया जाता था या सिल्वर का जो कॉइन इशू किया जाता था उसके बराबर ही वैल्यू रखी। तो ऑब्वियसली लोग घर घर बैठकर छापेंगे सिक्के, यार क्या प्रॉब्लम है ना? but minting the copper coin was not retained as monopoly of government। मतलब उनकी गवर्नमेंट को, उनकी सरकार को क्लियरली ये स्टेट करना चाहिए था कि सिर्फ वही लोग इन सिक्कों को छापने का काम करेंगे, बट वो ये चीज़ नहीं कर पाए। इस कारण से जो गोल्ड्समिथ थे दे स्टार्टेड या दे बिगेन टू forge the token coins on large scale। और सून जो नए सिक्के थे मार्केट में लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना बंद कर दिया, बिकॉज उसकी वैल्यू ही गिर गई होगी ना। हर इंसान के पास रुपए होगा, हर इंसान चीज़ें खरीद सकता है, तो उस ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है, चीज़ों की वैल्यू बहुत कम हो जाती। तो मार्केट में क्या हुआ, उन कॉइन्स को एक्सेप्ट करना ही बंद कर दिया। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज़ हुई। ठीक है, तो फाइनली क्या करा सुल्तान ने, वो जो टोकन करेंसी है उसका सर्कुलेशन रोका, उनसे प्रॉमिस करा कि उन जो भी उनके पास करेंसी है उसके एक्सचेंज में वो उनको सिल्वर कॉइन्स देंगे, जिस कारण से उनकी ट्रेजरी नीलबट्टा सन्नाटा हो गई। ओके, सो ये उनकी पहला डिसीजन था, वन ऑफ द स्टूपिड डिसीजन ही टुक, दैट वाज टोकन करेंसी। देखिए आई शुड नॉट से दिस, बट जो इन्होंने जो भी डिसीजंस लिए थे उनके पीछे उनका मोटिव काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, उनकी सोच काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो हर चीज़ को लेकर उन्होंने आगे इम्प्लीमेंट नहीं करा। मतलब अगर उन्होंने वो टोकन करेंसी लेकर आए, ठीक है, बट अगर वो ये चीज़ भी ऐड कर देते कि मोनोपोली सिर्फ गवर्नमेंट के पास होगी, तो क्या होता, उनके गोल्ड और उनके जो भी प्रेशियस मेटल थे वो रिजर्व रहते, ठीक है, बने रहते उनके पास, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती। क्लियर? सो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, उन्होंने कैपिटल ट्रांसफ़र करा था, ये उनका दूसरा डिसीजन था। ठीक है, जो मंगोल के इन्वेजन जो है भारत में बहुत ज़्यादा होने लगे थे, तो उनका जो साउथ इंडिया वाला एरिया है वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे, वहाँ पे प्रॉपर कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहते थे। इसलिए ही डिसाइडेड कि वो दिल्ली से कैपिटल को ट्रांसफ़र करके देवगिरी या फिर दौलताबाद करना चाहते थे। ठीक है, तो वो दिल्ली से कैपिटल कहाँ ट्रांसफ़र करना चाहते थे, दौलताबाद। अब देखो उस समय गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, पैदल पैदल यात्रा करनी थी, तो उन्होंने पूरी सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने प्रैक्टिकली नहीं सोचा, उन्होंने सब कुछ उठाकर बोला कि नहीं हम तो कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करेंगे, सब उठा के ले चलो। ठीक है, तो ये 1500 किलोमीटर जो है ये लोग चले थे, जिसमें बीच में बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई। ठीक है, ये जर्नी जो है कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा रिग्रेस थी, बिकॉज एक तो ये समर में निकले थे एंड प्रॉपर इन लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें भी नहीं थी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, जिस कारण से बहुत से लोगों की क्या हो गई थी, जर्नी में डेथ भी हो गई थी। तो कुछ लोगों ने क्लियरली नहीं बोल दिया कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, थोड़ा बहुत रिवोल्ट करने लगे, इसलिए उसने थोड़ा सा दूर जाके, पता नहीं कितना दूर गए थे, बट थोड़ा सा आगे जाके ही डिसाइडेड कि ठीक है हम लोग वापस से दिल्ली ही चल लेते हैं, हम लोगों को नहीं जाना है दौलताबाद। राइट, तो ये भी क्या कंसिडर किया जाता है, एक स्टूपिड डिसीजन, बिकॉज इतने से ट्रेवल में बहुत सारे रुपए खर्च हुए होंगे। राइट, तो यहाँ पर फिर से क्या हुआ, उनके पैसों का भी बर्बादी हुई और बहुत से लोगों की डेथ भी हो गई, लोगों का थोड़ा बहुत विश्वास भी उड़ गया उनके ऊपर से। क्लियर? तो दूसरा डिसीजन क्या था उनका, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। ठीक है, कहाँ से कहाँ करना चाहते थे, तो वो दिल्ली से दौलताबाद करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? बिकॉज वो साउथ इंडिया में अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहते थे और मंगोल इन्वेजन से अपनी टेरिटरी को क्या करना चाहते थे, सेफ गार्ड या प्रोटेक्ट करना चाहते थे।
क्लियर. नाउ ही डिजायर टू शिफ्ट द एंटायर पॉपुलेशन, वो चाहता था पूरी पॉपुलेशन शिफ्ट हो, ठीक है. इसलिए बर्नी जो है उन्होंने ये कहा है कि नॉट अ कैट और अ डॉग वाज लेफ्ट, ठीक है. मतलब उन्होंने वहां से उठाकर सभी को ले चले थे वो, ठीक है. इसलिए बर्नी ने ये कहा है कि वहां पर एक कुत्ता बिल्ली तक नहीं थी, ठीक है, व्हेन ही वाज शिफ्टिंग द कैपिटल. सो द रीजन फॉर मूव वाज वेरी प्रैक्टिकल. देखो सोच अगेन यहाँ पर अच्छी थी, ठीक है. वो मंगोल इन्वेशन को रोकना चाहता था, साउथ इंडिया में अपना साउथ इंडिया के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता था. सोच अगेन अच्छी थी, पर जो मेथड उन्होंने अडॉप्ट करा था अगेन दैट वाज इम्प्रैक्टिकल, राइट. सो एंटायर पॉपुलेशन जो है वॉज मेड टू ट्रेवल 1500 किलोमीटर टू दौलताबाद, ठीक है. एंड मैनी पीपल डाइड ड्यूरिंग द रिग्रेस जर्नी इन द समर. सो आफ्टर 2 years सुल्तान ही अबेंडन दौलताबाद एंड आस्क्ड देम टू रिटर्न टू दिल्ली. सोच रहे हो 2 साल तक दोस पीपल वर ट्रैवलिंग, कैन यू इमेजिन, राइट. सो ये उनका दूसरा एक बहुत ही गलत डिसीजन था, ठीक है. ये एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हो आप. इसके बाद इन्होंने एक दोआब रीजन था, ठीक है. वहाँ पर वो दोआब रीजन बेसिकली गंगा और यमुना का दोआब रीजन था. वहाँ पर लैंड जो है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल थी. सो ही थॉट कि यार यहाँ पे लैंड फर्टाइल है, यहाँ पर टैक्स बढ़ा दूंगा तो एम्पायर के लिए रेवेन्यू जो है अच्छा खासा जनरेट हो जाएगा. सोच यहाँ पर ये थी इनकी. बट उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस समय रेवेन्यू बढ़ाया जिस समय ना वहाँ पर ढंग से वर्षा नहीं हुई, ठीक है. वो टाइम पीरियड था जहाँ पे बारिश नहीं हुई थी, पानी की जो है इनको रिक्वायरमेंट थी वो ढंग से फुलफिल नहीं हो पा रही थी, ठीक है. दो इट वाज अ वेरी फर्टाइल रीजन, बट उस समय क्योंकि बारिश नहीं हुई थी और टैक्स हाइक भी बहुत ज़्यादा था, इस कारण से ये भी क्या था, एक फेलियर था, ठीक है. सो द एरिया बिटवीन गंगा यमुना दोआब वॉज वेरी फर्टाइल, ठीक है. हेंस सुल्तान ही डिसाइडेड टू राइज टैक्स so as to enhance the revenue of his empire, ठीक है. although it was a practical decision but the जो tax hike था was too steep and it was introduced during the time of no rainfall. ओके, सो ये था उनका तीसरा डिसीजन. उसके अलावा ये कुछ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लेकर आए थे, ठीक है. एग्रीकल्चरल रिफॉर्म में ये क्या लेकर आए थे, ये तकावी लोन बेसिकली लेकर आए थे, राइट. सो ये तकावी लोन जो है फार्मर्स को दिया जाता था सो दैट वो लोग क्या कर सके, सीड जो है उसे परचेज कर सके और अपने कल्टीवेशन को आगे एक्सटेंड कर सके, ठीक है. सो यहाँ पे बेसिकली कल्टीवेशन के लिए लोन दिया जा रहा था, ठीक है. अगेन यहाँ पर सोच काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है, बट उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए या ये उनकी जो सोच थी वो सक्सेसफुल नहीं रही, राइट. एक और है यहाँ पर, उन्होंने 2 जगह जो है एक्सपीडिशन करा था. एक था खुरासान प्रोजेक्ट, ठीक है, खुरासान, और दूसरा जो था एक कराची एक्सपीडिशन था. ये दोनों ही उनके एक्सपीडिशन जो है वो क्या हो गए थे, फेल हो गए थे, राइट. ये बेसिकली जो चाइनीज थ्रेट जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया था उस समय, उस कारण से इन्होंने ये 2 एक्सपीडिशंस करे थे, ये 2 प्रोजेक्ट लॉन्च करे थे, बट ही फेल्ड. क्लियर. तो यहाँ पे क्या क्या 5 एक्सपेरिमेंट्स अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो पहली चीज़ टोकन करेंसी, ठीक है. ब्रॉन्ज कॉइन को लेकर आया था, वैल्यू बिल्कुल सिल्वर कॉइन के बराबर रखी तो लोग अपने घर घर में सिक्के छापने लगे. उसके अलावा उन्होंने कैपिटल ट्रांसफ़र करा, ठीक है. 2 साल तक लोग जो है परेशान हुए थे, उनको खाने पीने की प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, तो यहाँ पर उनकी जनता ने काफ़ी ज़्यादा सफ़र करा था. इसके अलावा इन्होंने एक खुरासान प्रोजेक्ट और एक है कराची एक्सपीडिशन, ये चीज़ करी थी इन्होंने. एक अगर हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात करें तो ही सेटअप दीवान ए आमिर या कोही, जो कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट था, नाम याद रखना, ठीक है. जो कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट था, इन्होंने सेटअप किया था, और ताकि यहाँ ये डिपार्टमेंट के लोग जो है तकावी लोन्स जो है वो क्या करेंगे, फार्मर्स को देंगे, ठीक है. बेसिकली कल्टीवेशन को एक्सटेंड करने के लिए ये लोन दिया जाता था, बट एक तो इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया था, दूसरा यहाँ पर करप्ट ऑफिशियल्स जो है काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है. तो ये कुछ उनके 5 कॉन्ट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट्स थे जो कि आप लोगों को याद रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो इन चीज़ों को आप क्या भूलना मत, ये सभी चीज़ें जो हैं क्या है, इंपॉर्टेंट है, राइट. आगे बढ़ते हैं हम. ये हो गया पूरा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में, ठीक है, बिकॉज ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के, ठीक है. जो पूरी डायनेस्टी डिसइंटीग्रेट करके रख दी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, उसको जो है कम्प्लीटली इकट्ठा कर लिया वापस से और उसको अच्छा खासा वापस से एक पीक पे लेकर आ गए, जेनिथ पे लेकर आ गए, तो वो पर्सन थे फिरोज शाह तुगलक. क्लियर. तो यहाँ पर अब हम फिरोज शाह तुगलक उन्होंने क्या क्या करा उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके. सो पहली चीज़ इन्होंने अगेन वो पॉलिसी अडॉप्ट करी जिसमें ही ट्राइड टू अपीज द नोबल्स, द आर्मीज, द थियोलॉजियंस, ठीक है. यहाँ पर लोगों को ना वो अपीज करने की कोशिश कर रहे थे ताकि चीज़ें जो है स्मूथली चल सके बिना किसी प्रॉब्लम के,
ठीक है। इसके अलावा याद रखना इन्होंने खान ए जहान मकबल, एक तेलुगु ब्राह्मण थे, उन्हें एज अ वजीर अपॉइंट करा था और प्राइम मिनिस्टर जिसे कह सकते हो आप अपॉइंट करा था। ठीक है, क्या नाम है उनका? खान ए जहान मकबल। क्लियर? किसको अपॉइंट करा था? एक तेलुगु ब्राह्मण थे, उनको एज अ वजीर या प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करा था। ही एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी टू आर्मी एंड नोबिलिटी, तो आर्मी और जो नोबल्स थे वहाँ पर भी उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी को एक्सटेंड करा। इन्होंने इक्ता सिस्टम जो है, इक्ता सिस्टम वॉज नॉट ओनली रिवाइव बट इट वॉज ऑल्सो मेड हेरिडिटी। ठीक है, यहाँ पर इक्ता सिस्टम में भी हेरिडिटी देखने को मिल रही है, आर्मी में भी हेरिडिटी देखने को मिल रही है, नोबिलिटी में भी हेरिडिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा मलिक सरवार नाम के एक पर्सन थे, एक काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट नोबल थे। ठीक है, ये काफ़ी समय तक जो है वजीर भी थे फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर। ठीक है, बट क्या हुआ, बाद में इन्होंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उनके पास जो रीजन था उसको इंडिपेंडेंट घोषित करा एंड उन्होंने खुद मलिक ए शर्क या लॉर्ड ऑफ ईस्ट नाम का जो है टाइटल अज्यूम करा। ठीक है, तो देखो पहली चीज़, एक तेलुगु ब्राह्मण को एज अ वजीर या प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करा था जिनका नाम था खान ए जहान मकबल। एक और प्राइम मिनिस्टर उनके टाइम थे या फिर वजीर उनके टाइम पे थे जिनका नाम है मलिक सरवार। ठीक है, बट इसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए ही असर्टेड इंडिपेंडेंस एंड उन्होंने ईस्ट वाला जो रीजन है उसको अपने अंडर ले लिया एंड खुद को जो है मलिक उस शार्क टाइटल दिया एंड खुद को लॉर्ड ऑफ ईस्ट कहा करते थे वो। ठीक है, सो मलिक बेसिकली ही रूल्ड फ्रॉम जौनपुर। ठीक है, इट वॉज कॉल्ड शिराज ऑफ द ईस्ट। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी, ही इज ऑथर ऑफ पद्मावत हु लिव्ड इन जौनपुर, तो ये इनकी बुक का नाम भी याद रखना है, इन्होंने पद्मावत बुक जो है लिखी है, अगेन एन इम्पॉर्टेंट वन। क्लियर? सो ये जो थियोलॉजियंस हैं इनको अपीज करने के लिए उन्होंने अलग अलग डिसीजंस लिए थे, जैसे कि उन्होंने डिसाइड करा था कि वुमेंस जो है, मुस्लिम वुमेंस जो है वो वर्शिप करने नहीं जा सकती बाहर। ठीक है, प्लस उन्होंने थियोलॉजियंस को कंसेशन भी दिया था। उन्होंने जजिया टैक्स जो है उसको एक सेपरेट टैक्स कह दिया। ठीक है, पहले वो लैंड रेवेन्यू का पार्ट था बट बाद में जजिया टैक्स जो किस पे इम्पोज किया जाता था, नॉन मुस्लिम्स पे किया जाता था। ठीक है, और ये टैक्स किस में आता था? बेसिकली इट वॉज पार्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, बट इसे अब लैंड रेवेन्यू में से हटाकर इसको एक सेपरेट ही टैक्स बना दिया था, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। क्लियर? तो इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम भी करे, जैसे कि इन्होंने उस समय जो भी कैनाल्स से उसको कंस्ट्रक्ट करवाया था, उनको इम्प्रूव कराया था। इन्होंने गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल भी खोला था, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिसको कहा जाता है दर उल शिफा। राइट, इन्होंने पुअर लोगों के लिए हॉस्पिटल सेटअप करे थे और उन हॉस्पिटल्स को क्या कहा जाता था? दर उल शिफा। क्लियर? देन ही इस्टेब्लिश टाउन ऑफ हिसार एंड फिरोजाबाद, इन्होंने ये टाउन्स भी इस्टेब्लिश करे। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट जो है डिपार्टमेंट्स इस्टेब्लिश करे थे, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ दीवान ए खैरात। ठीक है, दीवान ए खैरात को बेसिकली इसलिए बनाया गया था ताकि जितनी भी गरीब लड़कियां हैं, जो पुअर गर्ल्स हैं, उनकी शादी के लिए जो है प्रोविजंस बनाए जा सके, इसलिए दीवाने खैरात लाया गया था। ठीक है, कौन करा था, कौन लेकर आया था? तो फिरोज शाह तुगलक लेकर आए थे। क्यों लाए थे? टू मेक प्रोविजंस फॉर मैरिजेस ऑफ पुअर गर्ल्स। ठीक है, इसके बाद इन्होंने पब्लिक वर्क के लिए भी एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करा था। सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट एक था दीवान ए खैरात और उसके था दीवान ए बंदगान। ठीक है, दीवान ए बंदगान जो है ये स्लेव्स का एक डिपार्टमेंट था। ठीक है, सो खैरात वॉज फॉर पुअर गर्ल्स, प्रोविजंस फॉर पुअर गर्ल्स जो है यहाँ पे लिए जाते थे। एंड दूसरा दीवान बंदगान, इट वॉज अ डिपार्टमेंट फॉर स्लेव्स। क्लियर? तो खैरात पुअर गर्ल्स एंड बंदगान स्लेव्स। ओके, प्लस इन्होंने 2 नए कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस करा था, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक का नाम था अधा और दूसरे का नाम था बिच। ठीक है, तो दोनों कॉइन्स आप याद रखना। अधाम जो है उसमें 50% चीतल था और बिच में जो है 23% चीतल था। इतना नहीं इंपॉर्टेंट है, कॉइन्स के नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने 2 अनसक्सेसफुल एक्सपीडिशंस भी करे थे बंगाल में। ठीक है, बंगाल जो है वो बेसिकली कंप्लीटली फ्री बन गया था फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, ही डेवलप्ड रॉयल फैक्ट्रीज कॉल कारखानास। ठीक है, जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स जो है उनको उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिलवाई थी। ही इम्पोज 4 तरीके के टैक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दोनों टैक्सेस और टैक्सेस किस टाइप के हैं ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, जैसे कि पहला एक था खर्च जो कि बेसिकली एक लैंड टैक्स था। ठीक है, दूसरा है खम्स, इट वाज 1/5 ऑफ द लूटेड प्रॉपर्टी ड्यूरिंग वॉर्स। तो वॉर्स के टाइम पर जितनी भी ट्रेजरी को लूट किया जाता था उसका 1/5 जो है वाज अ टैक्स दैट वाज कॉल्ड खम्स।
इसके बाद जजिया टैक्स, आप लोग सभी जानते हैं जजिया या जिजिया टैक्स, ये बेसिकली हिंदूज पर जो रिलीजियस टैक्स इम्पोज किया जाता था या नॉन मुस्लिम्स पर ये टैक्स इम्पोज किया जाता था। इसके अलावा ज़ाकत टैक्स, ये क्या था, इट वॉज 2.5% ऑफ द इनकम ऑफ मुस्लिम्स। मुस्लिम्स की जो भी इनकम थी उसका 2.5% उन लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था, और ये इनकम जो है मुस्लिम के वेलफेयर और उनके रिलीजन के लिए बेसिकली यूज़ किए जाते थे इन रुपए को, जिसको क्या कहा जाता था, ज़ाकत। तो क्या क्या याद रखना है आप लोगों को, खरज, खम्स, जजिया एंड ज़ाकत। व्हाट इज खरज, तो खरज इज अ लैंड टैक्स। व्हाट इज खम्स, तो खम्स जो है जितनी भी प्रॉपर्टी उन्होंने लूट की है ड्यूरिंग द वॉर उसका 1/5 जो है वॉज एज अ टैक्स। उसके अलावा जजिया जो कि नॉन मुस्लिम्स पर इम्पोज किया जाता था, एंड है ज़ाकत, दैट वॉज 2.5% जो है मुस्लिम्स की जो भी इनकम होती थी उसका 2.5% उन लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था, सो दैट उस रुपए को मुस्लिम रिलीजन उसको प्रोपोगेट, उसकी वेलफेयर के लिए जो है बेसिकली यूज़ किया जाए, राइट। तो ये थे 4 मेन टैक्स जो कि उस समय क्या किए गए थे, सैंक्शन किए गए थे, ठीक है, खरज, खम्स, जजिया एंड ज़ाकत, ओके। प्लस ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने इरिगेशन टैक्स को क्या करा था, शुरू करा था, और इसे वो शर्ब कहते थे। तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं किसके बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। इसके बाद आ जाते हैं लास्ट रूलर, नसीरुद्दीन मोहम्मद उनका नाम है, ठीक है। ये लास्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के। इन्हीं के टाइम पर जो है तैमूर इन्वेजन जो है देखने को मिला था, ठीक है। तैमूर इन्वेजन ड्यूरिंग हिज रीन दैट वीकेंड द सल्तनत, और तैमूर इन्वेजन के कारण ही ये सल्तनत जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, ठीक है। सो व्हेन तैमूर एंटर दिल्ली, वहाँ पे कोई अपोजिशन नहीं था, कोई उसके अगेंस्ट खड़े हो, वो भी स्ट्रांगली ऐसा कोई पर्सन नहीं था, ठीक है। बट लेटर जो है 1398 में आया, बहुत ज़्यादा लूटपाट उसने मचाई, बट 1399 में ही विड्रू फ्रॉम इंडिया, ठीक है। बट इस टाइम पर तक क्या हो गया था, दिल्ली सल्तनत काफ़ी ज़्यादा डिसइंटीग्रेट हो गया था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत दैट डिसइंटीग्रेटेड टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ 15th सेंचुरी, ठीक है, एंड नो ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स सेटअप, फॉर एग्जाम्पल मालवा एंड गुजरात, ये सब हो गए, एंड तुगलक एम्पायर फाइनली 1412 में आके ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो ये क्या हुआ, इन फॉलोइंग ईयर्स में दिल्ली सल्तनत बहुत ज़्यादा डिसइंटीग्रेट हो गया। बहुत से प्रोविंसेस जैसे कि गुजरात हो गए, मालवा हो गए, इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, राइट। सो देखो, पहली चीज़ आपको याद रखनी है, तैमूर इन्वेजन हुआ कब था, 1398 में। किसके टाइम पर हुआ था, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद के टाइम पर हुआ था। कौन सी डायनेस्टी थी, तो तुगलक डायनेस्टी थी। इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आती है सैयद डायनेस्टी, राइट। देखो सैयद डायनेस्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लस इनके रूलर्स जो थे उनके भी कुछ बहुत ज़्यादा खास अचीवमेंट्स नहीं है। छोटा मोटा एक दो फैक्ट्स जो है हम लोग इनके बारे में देखेंगे, जैसे कि फाउंडर खिज़्र खान, इसके अलावा मुबारक शाह थे, मोहम्मद शाह थे और आलम शाह थे। ये कुछ रूलर्स है सैयद डायनेस्टी के, इनके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो जब तैमूर भारत छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने एक गवर्नर को अपॉइंट किया था, ठीक है, जो कि मुल्तान के गवर्नर थे, उनको अपॉइंट किया था ताकि वो जो भी रीजन है वहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। उनका नाम था खिज़्र खान। सो ही कैप्चर दिल्ली, तो खिज़्र खान ने दिल्ली को कैप्चर करा, ठीक है, एंड ही फाउंडेड सैयद डायनेस्टी। बट ये याद रखना कि खिज़्र खान एक लौते ऐसे दिल्ली सल्तनत के रूलर थे जिन्होंने सुल्तान की टाइटल को अडॉप्ट नहीं करा था, ठीक है। वो सिर्फ इसी चीज़ से सेटिस्फाई थे, वो खुद को वेसल के नाम से ही बोलकर सेटिस्फाई थे। उस समय वेसल को जो है रायत ए अला कहा जाता था, ठीक है। तो वो सिर्फ इस नाम से ही सेटिस्फाई थे, उनको सुल्तान टाइटल नहीं चाहिए था, ठीक है। सो ही इज़ कंसिडर्ड द इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी। उसने दिल्ली सल्तनत को काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट करने की कोशिश करी, ठीक है, बट लेटर इन 1421 ऑब्वियसली ही डाइड। इसके बाद उनका बेटा आता है मुबारक शाह, कुछ बहुत खास उन्होंने नहीं करा है। उसके बाद मोहम्मद शाह आते हैं। मोहम्मद शाह की बात करें तो इनको ना आराम से किसी ने रूल ही नहीं करने दिया, लोगों को बहुत उंगली हो रही थी, ठीक है। यहाँ पर उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसीज जो है रची गई थी, ठीक है, बिकॉज उनका जो कंट्रोल है नोबल्स पर से हट गया था। तो नोबल्स ने बहुत ज़्यादा जो है कॉन्स्पिरेसीज करी थी इनको हटाने के लिए, ठीक है। सो ही डाइड इन 1445। उसके बाद हिज सन सक्सीडेड हिम, दैट इज आलम शाह, ठीक है। अगेन वीक रूलर, इनकम्पिटेंट थे, इनकेपेबल थे, राइट। वो प्रॉपरली जो है काम नहीं कर पाए, वो एम्पायर जो है उसको संभाल नहीं पाए, ठीक है। जिस कारण से उनके जो वजीर थे, जो प्राइम मिनिस्टर हम जिसे कहते हैं, जिनका नाम है हामिद खान, हामिद खान ने बहलोल लोदी को इनवाइट करा, ठीक है, और उन्हें कहा कि आप आलम शाह को यहाँ से हटाओ और आप जो है गद्दी पे बैठो, ठीक है। सो यहाँ पर आलम शाह ने क्या करा, खुद ही रियलाइज़ कर लिया कि वो बहलोल लोदी को तो फेस नहीं कर सकता और ये इतना पूरा एम्पायर संभालना उसके बस की बात नहीं है,
ठीक है। सो उसने खुद को ही रिटायर कर लिया और वो बदाऊं चले गए एंड एज अ रूलर जो है ही रिटायर्ड हिमसेल्फ, ठीक है। सो यहाँ पर पिक्चर में आती है लोधी डायनेस्टी, ठीक है। अगर देखिए लोधी डायनेस्टी, ये तो यहीं से सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। फाउंडर बहलोल लोधी, ठीक है। इनको बुलाया किसने था भारत, इनको बुलाया था हामिद खान ने इनवाइट करा था। कौन थे हामिद खान, तो वो आलम शाह के वजीर थे, ठीक है। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, सो देखिए लोधी डायनेस्टी की बात करें तो 1451 से 1526 तक इन्होंने रूल करा है, ठीक है। बहलोल लोधी फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज सिकंदर लोधी, ठीक है। निज़ाम खान जो है इनका रियल नेम है, ये भी याद रखना। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, इन्होंने आगरा सिटी जो है ही फाउंडेड था। इसके बाद इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का बस एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है कि बाबर के साथ बाबर ने जो है इन्हें डिफीट कर दिया था इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और यहीं पर जो है लोधी डायनेस्टी के साथ साथ दिल्ली सल्तनत जो है इट ऑल्सो कम्स टू एंड, राइट। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को मेनली इनके बारे में याद रखनी है, फिर भी एक एक करके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं, राइट। दूसरी चीज़ याद रखना कि ये पहले अफगान थे, ठीक है, जिन्होंने इस डायनेस्टी को रूल करा था। क्लियर। सो बहलोल लोधी सिंपल है, याद रखना ही फाउंडेड, ठीक है। इनको बुलाया गया था ताकि वो आकर जो अपनी सैयद डायनेस्टी है उसको ख़त्म करें एंड लोधी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करें, ठीक है। इन्होंने आलम शाह को हटा दिया था और ये खुद थ्रोन पे बैठ गए थे, ठीक है। ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ जौनपुर, और उन्होंने जौनपुर को भी एनेक्स कर लिया। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जौनपुर जो है वो सेपरेट हो गया था, ठीक है। सो ही ऑल्सो ब्रॉड द रूलर ऑफ कल्पी ढोलपुर। तो यहाँ पे बेसिकली उसने क्या करने की कोशिश करी, जो भी टेरिटरीज खो चुकी थी उसको वापस से एनेक्स करने की कोशिश करी, ठीक है। जब शरकुई नाम की एक डायनेस्टी थी, जब उन्होंने उसको एनेक्स कर लिया, उसके बाद उन्होंने बहलोल कॉपर कॉइन्स को क्या करा था, इंट्रोड्यूस करा था। तो ये वाला पॉइंट भी एक आप लोग याद रखना, राइट। बाद में इनकी डेथ हो जाती है, इनकी डेथ के बाद सिकंदर लोधी जो है वो थ्रोन पे बैठते हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, ठीक है। सो द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल थ्री लोधी सोवरेंस, ठीक है। इन्होंने पूरे बिहार को अपने कंट्रोल में लेकर आ गए थे, बहुत सारे राजपूत चीफ को भी इन्होंने डिफीट करा था, बंगाल पर भी अटैक करा था एंड इनके जितने भी एक्सपेडिशन थे सब सक्सेसफुल थे, ठीक है। इन्होंने अपने किंगडम को पंजाब और बिहार तक एक्सटेंड कर दिया था, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ उन्होंने प्रोवाइड करी थी, जितनी भी वो अच्छा काम कर सकते थे अपनी डायनेस्टी के लोगों के लिए उन्होंने वो सभी पॉसिबल चीज़ें करी थी, ठीक है। इनसे क्वेश्चन जो है दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, इन्होंने एक नई मेजरमेंट यूनिट इंट्रोड्यूस करी थी जिसका नाम है गज ए सिकंदरी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, ठीक है। तो गज ए सिकंदरी एक नई मेजरमेंट यूनिट थी जो कि किसने इंट्रोड्यूस करी थी, तो इसको इंट्रोड्यूस करी थी सिकंदर लोधी ने, ठीक है, जिसमें 1 गज ए सिकंदरी इज इक्वल टू 30 इंच, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी आप याद रखना। दूसरा याद रखना कि ये नॉन मुस्लिम्स के टुवर्ड्स या रिलीजन दूसरे रिलीजन्स के तरफ जो है वॉज क्वाइट इंटॉलरेंट, ठीक है। एक यही क्वालिटी जो है, मतलब उनके पास बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ थी बट एक यही उनके अंदर प्रॉब्लम थी, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने आगरा जो है ही फाउंडेड आगरा, ये स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। ये गुलरुखी के नाम के अंडर जो है पोएम्स लिखा करते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये दो क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सिकंदर लोधी के, क्लियर। और इनका रियल नेम जो है वो निज़ाम खान था, ये भी आप लोग याद रखना, क्लियर। इसके बाद इब्राहिम लोधी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट रूलर थे, ठीक है, रिप्रेसिव रूलर थे। इनके टाइम बस एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, वो ये है कि इनको बाबर ने डिफीट कर दिया था इन बैटल ऑफ पानीपत, दैट्स इट, ठीक है। सो 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेटर लेक्चर्स में, क्लियर। सो 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था जिसमें बाबर ने डिफीट कर दिया इब्राहिम लोधी को, और यहाँ पर लोधी डायनेस्टी जो कि 75 ईयर्स से रूल कर रही थी वो डायनेस्टी क्या हो जाती है, ख़त्म होने को आ जाती है एंड फाइनली दिल्ली सल्तनत का नामो निशान यहाँ पर क्या हो जाता है, फिनिश, क्लियर। सो जो सल्तनत ऑफ दिल्ली है विच हैड इट्स बर्थ ऑन बैटल फील्ड ऑफ तरेन, ठीक है, बैटल ऑफ तराइन हुआ था, तो यहाँ से बेसिकली उनका जन्म हुआ था। दैट एंडेड जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे ऑन द बैटल ऑफ पानीपत। तो जहाँ बैटल ऑफ तराइन से शुरू हुआ था वो चीज़ बैटल ऑफ पानीपत पर आके ख़त्म हो गई है, ठीक है। सो यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी पूरी दिल्ली सल्तनत, ठीक है, इब्राहिम लोधी के साथ एंड लोधी डायनेस्टी के ख़त्म होने के साथ दिल्ली सल्तनत कम्स टू एन एंड, ठीक है। देखिए
हम ऑलरेडी ये जितने भी बुक्स है उसको 1 बाय 1 सभी चीज़ों में देख चुके हैं। सो ये आपका काम है कि आप इन चीज़ों को एक बार पढ़ लें, ठीक है, बिकॉज ये चीज़ ना फैक्चुअल है, ये याद करने वाली चीज़ें हैं, ये आपका काम है। तो जब आपको पीपीटी मिले पहली फुर्सत में इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। क्लियर? इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि जितने भी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स थे वो सब कंपाइल करके मैं आप लोगों को एक जगह प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को चीज़ें ईजिली याद रहे और आपको कन्फ्यूजन ना रहे, बिकॉज बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हर किसी ने कुछ अपनी तरफ से एक नए नए इनिशिएटिव लिए थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको तो हम एक बार पढ़ेंगे और फिर हमारा लेक्चर ख़त्म करेंगे, राइट। सो दीवान वजारत, ठीक है, ये एक डिपार्टमेंट थी। ये बेसिकली इट वाज अ फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसमें वजीर या प्राइम मिनिस्टर जो है इस डिपार्टमेंट को हेड करते थे। या तो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट था, या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या रेवेन्यू के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, ठीक है। क्या नाम है? दीवान ए वजारत। चीफ कौन थे? वजीर थे। इसके बाद आता है दीवान ए अर्ज, ठीक है। दीवान ए अर्ज एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था और इसे इस्टेब्लिश करा था बलबन ने, ठीक है। ये जो दीवाने अर्ज है इसमें जो चीफ होते थे या जो हेड होते थे उन्हें अरीज ए मुमालिक कहा जाता था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है ये, ठीक है। दीवाने अर्ज, अर्ज क्या है कि मिलिट्री वालों को रिस्पेक्ट हमेशा देनी चाहिए, ऐसे याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। सो क्या है? अरीज ए मुमालिक जो है इनके हेड थे, ठीक है। देन दीवाने इंशा, ठीक है। दीवाने इंशा बेसिकली ये लोग क्या करते थे, जो भी लेटर्स यूज़ किए जाते थे कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, उन लेटर्स की पूरी देखभाल, उस पर नज़र रखने का काम जो है ये लोग करते थे, ठीक है। सो दीवाने इंशा, इनके चीफ का नाम है दबीर ए खास, ठीक है। ये दे लुक्ड आफ्टर द स्टेट करेस्पॉन्डेंस, दैट इज द कम्युनिकेशन दैट वाज डन बाय एक्सचेंजिंग लेटर्स, उस पर देखने का काम दीवाने इंशा करते थे, ठीक है। इसके अलावा दीवाने रसातल, चीफ का नाम है सदरा उस सुदूर, इट वॉज अ फॉरेन डिपार्टमेंट, ये याद रखना, अगेन इंपॉर्टेंट वन। जस्टिस, एक जस्टिस डिपार्टमेंट भी था, ठीक है। उनके हेड्स आप लोगों को इन दोनों के हेड याद रखने। जो जस्टिस डिपार्टमेंट था उनके हेड का नाम है कजी उल गुजात, और जो स्पाई डिपार्टमेंट था उनके हेड का नाम है बरीद ए मुमालिक, ठीक है। तो ये कुछ मिनिस्ट्रीज हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे, उनके चीफ एंड उनके क्या क्या काम है वो हमने देख लिया। अब जस्टिस डिपार्टमेंट का काम ऑब्वियसली जस्टिस दिलाना होगा, तो याद रखना। स्पाई डिपार्टमेंट का काम नज़र रखने का होगा, तो ये वर्क्स तो आप लोग समझते हैं, ठीक है। इसलिए इसका मेन जो चीज़ आपको याद रखनी, जस्टिस डिपार्टमेंट के चीफ को काजी उल कुजात एंड स्पाई डिपार्टमेंट के चीफ को बरीद ए मुमालिक कहा जाता था, ओके। अब देखिए यहाँ पर ना कुछ डिपार्टमेंट्स और कौन से रूलर ने उस डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश करा है वो देख लेते हैं। जैसे कि दीवान मुस्तखराज, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट था, एंड इसे स्टैब्लिश करने वाले जो पर्सन थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी, राइट। सो ये ना बेसिकली लास्ट लेक्चर में रह गया था, तो यहाँ पर एड ऑन कर दिया है, ठीक है। इसके बाद है दीवान ए कोही, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इट वॉज एस्टैब्लिश बाय मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। दीवान ए अर्ज, अगेन मिलिट्री डिपार्टमेंट, स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दूं इस्टेब्लिश किसने करा था, तो बलबन ने। दीवान ए बंदगान, ये किसके लिए था? स्लेव्स के लिए था, ठीक है। कौन लेकर आया था? फिरोज शाह तुगलक, अभी हमने डिस्कस करा है, ठीक है। इसके अलावा दीवान ए खैरात, ये किसके लिए था? पुअर गर्ल्स के लिए था, ठीक है। उनकी शादी जो है, मैरिजेस से रिलेटेड जो है प्रोविजंस लाए जाते थे, वो था दीवान ए खैरात। अगेन किसने स्टार्ट करा था? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा दीवान ए इस्तिहक जो है, ये याद रखना, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने ही क्रिएट करा था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे, कौन से रूलर्स लेकर आए थे वो हमने देख लिया, एंड ये एक इन डिटेल जो है, इन शॉर्ट सारी चीज़ें आप लोगों को मिल गई हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का काम है ये लिटरेचर जो भी इंपॉर्टेंट है आपसे बुक बनती है उन सभी को याद रखना, ठीक है। बाकी हम 1 बाय 1 रूलर्स ने जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स थी वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज़ों को यहाँ पर एक साथ कंपाइल करके लिख दिया है, क्लियर। सो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा दिल्ली सल्तनत, ठीक है। उससे जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हम लोगों ने वो सभी देख लें। अब आप ये देखिए कि दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन होने के क्या कारण हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, डायनेस्टीज बाय डायनेस्टीज आई, ठीक है। हर डायनेस्टी किसी वीक रूलर, किसी इनकम्पिटेंट रूलर के कारण डिक्लाइन हुई। सिमिलरली हैपेंड टू लोधी डायनेस्टी, ठीक है। एक तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई, ठीक है। दिल्ली सुल्तान जो थी, दिल्ली सल्तनत जो थी बेसिकली डीजनरेट, जो दिल्ली सुल्तान थे वो, द डीजनरेशन ऑफ दिल्ली सुल्तान वाज वन ऑफ द रीजंस, ठीक है, फॉर डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तैमूर इन्वेजन हम सभी जानते हैं। द ग्रीड एंड इनकम्पिटेंसी ऑफ नोबल्स, ठीक है। नोबल्स जो है काफ़ी ज़्यादा लालची थे, इसलिए इनसे छुटकारा चाहते थे बलबन। उसके अलावा डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है। एम्पायर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। उसके अलावा पुअर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वॉर ऑफ सक्सेशन, डेस्पोटिक एंड मिलिट्री, अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, तो ये सारे कुछ मेन रीजंस थे दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन होने के। ठीक है, अभी तक इतने सारी चीज़ें हम पढ़ लें, आप लोग खुद ही समझ गए होंगे कि हाँ यार ये भी एक प्रॉब्लम थी, ये भी एक प्रॉब्लम थी। ठीक है, सो ये कुछ कॉजेज थे फॉर डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब हमारे आज की चीज़ आ जाती है प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस आप लोगों को अटैम्प्ट करने, आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। ठीक है, कोशिश करें कि एक बार आपने लेक्चर देखा है, राइट, तो लेक्चर देखने के बाद आपसे ये आंसर्स बने। ठीक है, और नहीं बन रहा तो एक बार और लेक्चर देखिए। देखिए अभी तक मैं हर लेक्चर में आप लोगों को सिर्फ यही चीज़ समझाई हूँ। एक बार लेक्चर देखिए नॉर्मल स्पीड पर, सेकेंड 2 टाइम्स स्पीड पर, उसके बाद पीपीटी पढ़े और उसके बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। आपका हर टॉपिक जो है आप इसी तरीके से प्रिपेयर करो, आप गारंटी है, मेरी गारंटी, आप कुछ नहीं भूलेंगे। ठीक है, सो ये है क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार हम। जैसे कि इब्न बतूता ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ, ठीक है, कौन से रूलर के टाइम पर वो भारत आए थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक वॉज अ फेलियर बिकॉज, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक क्यों फेलियर थे। ठीक है, ये आप लोगों को समझ ही गए होंगे, ये मत लिख देना कि ही वॉज मैड। ओके, he was not mad, he was really intelligent। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को इसकी क्रोनोलॉजी में क्या करना है, अरेंज करना है। इसके बाद हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, तो ये तो अभी हमने देखा है। ठीक है, लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे। बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 में हुआ था, ये बैटल ऑफ पानीपत भी किसके बीच में हुआ था, ये है। ठीक है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन थे, कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। सो यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी आज का लेक्चर, दैट इज दिल्ली सल्तनत पे। ठीक है, जिसमें हमने सभी डायनेस्टीज को 1 बाय 1 डिस्कस करा है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा विजयनगर एम्पायर पर होगा। ठीक है, उसमें भी हम सिमिलरली जितने भी रूलर्स हैं उसमें भी 4 डायनेस्टीज हैं, उसको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे एंड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हमारा आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।